नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए वंचित कौर जी की कहानी परछाइयों की पकड़। अपनी ससुराल के गांव से पटियाला कुछ सौदा सुलभ खरीदने आई तो अचानक ही महतो का दरवाजा खुला देख मैं बिना कुछ सोचे समझे मकान के अंदर जा घुसी और अंदर पहुंचकर अजनबी से चेहरे को बड़े ध्यान से देखने लगी, जैसे किसी नुमाइश में लगी हुई मूर्तियों को देख रही हूँ। कुछ एक पल बाद जब मेरी दृष्टि सभी चेहरों पर से होती हुई लौटकर अपने अंदर ही आ सिमटी तो मेरी आंखों में उभरी मिलन की चमक तुरंत ही मद्धम पड़ गई। लेकिन तभी नीची सी छत के तले से पुराना कड़ी वाला खाली गिलास था में एक लंबी ठहरी हुई उम्र की सुंदर और सुशील स्त्री बाहर आंगन में आई। यही है बीबो, मेरे मन ने कहा। बलबीर को बचपन में प्यार से सब बीबो ही पुकारते थे। मैंने उसे देखते ही अपने मजबूत आलिंगन में ले लिया। उसने भी मुझको पहली नज़र में ही पहचान लिया था। न जाने कि उसकी छाती के अंधेरे के नीचे छिपी गहरा कुआं बनी मेरी आंखों ने छम छम बरसते सावन के बादलों सी आंसुओं की एक झड़ी लगा दी। मैं रोती रही और वह मुझे चुप कराती रही। और फिर समय जैसे कुछ पल के लिए ठहर गया हो। सभी भाई बहन राजी तो हुए ना, रोती क्यों है पगली? अब बीबो ने अपनी दोनों बाहों में कसकर मुझे दबोचे हुए था। बीते हुए वक्त की एक आह भरते हुए मैं अपने अंदर उठे किसी तूफान को रोकने का प्रयत्न करने लगी थी तथा मुश्किल से अपने छलकते भावों को नियंत्रित करते हुए मैंने कहा, मुझे भी तनिक सी आस नहीं रही थी अब कभी हमारा मिलन भी होगा। तो पराए मुल्क में जाकर बीबी गुम ही हो गई कहीं। 30-32 वर्षों के बाद बीबो अपने माँ बाप का यह घर बेचने के लिए मलाया से भारत के पटियाला शहर में आई थी। बीबो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और पिता की मृत्यु के बाद अपने बेबे को वह अपने संग मलाया ही ले गई थी। अब माँ बेटी अपनी सारी जायदाद बेचने के लिए यहाँ आई थी। बेबे, पहचाना तूने? कौन है भला? कुलवंत है, मेरे साथ सिंह सभा स्कूल में पढ़ा करती थी। कुछ दूर टूटी हुई चारपाई पर दो अन्य अजनबी औरतों के बीच बैठी अपनी बेबे राम कौर को बीबो ने मेरी याद दिलाई। अच्छा, कुलवंत है जिसे हम बंटी कहकर बुलाते थे, फौजी करतार सिंह की बेटी। मुझसे तो बेटा तो बिल्कुल ही नहीं पहचानी गई। और वैसे अब बचपन वाली शक्ल सूरत भी तो बदल गई तुम्हारी। हाँ ताई जी, मैं भी तो नहीं पहचान सकी आपको, पर जब बीबो अंदर से निकली तो मैंने इसका वही सरू के बूटे जैसा कद पहचान कर इसे झट अपनी बाहों में भर लिया कसकर। देख लो ताई जी, तब बीबो कितनी सुंदर हुआ करती थी, कितना हुस्न चढ़ा था विवाह के समय इसको। इसकी ठोड़ी में पड़ता गड्ढा कितना सुंदर लगता था। हाँ बेटा, हमेशा एक ही मौसम कहाँ रहता है, यह जीवन तो बहती नदी का तीर है बेटी। और सुना तेरे बेबे क्या हाल है? बेबे तो ताई 3 महीने हुए, इसके आगे मेरा गला अवरुद्ध हो उठा। मैंने पुनः गम के उछलते तूफान को रोकना चाहा, मगर मेरी छाती को चीरती हुई एक ठंडी आह मेरे होठों से निकलकर ताई राम कौर के होठों पर जा चिपकी। मेरे कंठ में जैसे कांच का कोई टुकड़ा फंसकर रह गया था। रो मत बेटी, माँ बाप तो पके हुए फल होते हैं, कभी ना कभी तो टहनी से टूटना ही पड़ता है इन्हें। अब तो मुझे ही देख ले। अभी बात भी पूरी ना हुई थी कि बीबो ने अपनी माँ को छिड़का। चुप कर बेबे, तू यूं ना बोल बोले जाया कर हर समय। बीबो जैसे माँ की ममता को पल्लू से बांध कर रखना चाहती थी, इसलिए वह अपनी माँ के बिच्छों के बारे में सोचने से भी डरती रहती। चल कुलवंत, हम कोठे पर बैठकर बातें करें, वैसे ही जैसे हम बचपन पर छज्जे पर टांगे लटकाकर बहुत बहुत देर तक बातें किया करते थे। मैं अभी ऊपर झांकी रही थी कि एक कौवा छज्जे पर से उड़कर मेरी आंखों से ओझल हो गया। वो वक्त बहन अब कहाँ हाथ आता है, जाने कहाँ उड़कर चला गया पंख लगाकर। यह कहते कहते बीबो बांस की सीढ़ी के कितने ही डंडे ऊपर चढ़ गई और उसके पीछे पीछे मैं भी कोठे पर जा चढ़ी। और सुना बीबो, मेरा जैया अभी भी तुझे मियाँ मिट्ठू कहकर ही बुलाता है। मैंने बीबो को गौने के समय की सुहानी ऋतु से बात आरंभ की। छोड़ कुलवंत, अब तो शहद मुंह में भरकर भी बात करूं तो भी उसको मैं जहर लगती हूँ। मेरे माँ बाप की सारी जायदाद मेरे नाम होने के बावजूद उसको मेरी माँ की 2 रोटियां हर समय चुभती रहती हैं। यह सब सुनकर मेरे मन के चित्रपट पर गौने से लौटी बीबो द्वारा बताई गई अजीब और हैरत भरी कितनी ही यादें उधड़ आई। कुलवंत, मेरे ससुराल वाले बहुत अमीर हैं, बालन की जगह नारियल की ठूंठियां जलाते हैं। पहली बार जब मेरी सास ने मुझे बालन लेने भेजा था तो मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या लेकर नीचे उतरूं।
बहुत देर बाद जब मेरी सास कोठे पर चढ़कर मुझे बुलाने आई तो मैं नारियल की ठूठी चबा रही थी। मुझे देखकर बोली, बेटा ताजा नारियल को तोड़कर खा ले नीचे आकर, ये तो खराब है इसलिए बालन के लिए रखे हैं। उस वक्त मुझे बेहद शर्म आई। क्या कहती होगी कि बहू ने कभी खोपा ही नहीं देखा। पर अपने यहाँ तो खोपे छोटी सी ठूठी भी कितनी महंगी होती है बीबो। मुझे जैसे बीबो की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। वह मुझे बताती थी कि सारे शाम देश की धरती पर नारियल के वृक्ष ऐसे उगे हैं जैसे यहाँ भारत में आक और करीर। रबड़ बनाने वाले वृक्ष भी अधिकतर मलाया और शाम की धरती पर ही होते हैं। मेरे ससुराल वालों का नारियल और रबड़ का बहुत बड़ा कारोबार है, मगर मुझे वहाँ के लोग अच्छे नहीं लगे। सांप बिच्छू सब खा जाते हैं और नक्शा वह भी चपटे चपटे होते हैं वहाँ के लोगों के। गौने से लौटी बीबो ने पता नहीं कितना कुछ मुझे ऐसा ही बताया जिसे सुनकर मुझे लगा जैसे परियों और देवताओं के देश की एक कहानी वह मुझे सुना रही है। लेकिन उस समय मुझे उसकी यह कहानी कोरा झूठ लगती थी। बाद में जब मेरे बाबूजी दूसरे विश्व युद्ध के बाद बर्मा, शाम और सिंगापुर आदि देशों से लौटकर आए और उन्होंने वहाँ के बारे में बताया कि बर्मा की स्त्रियों के बाल पैरों तक लंबे होते हैं। शाम और मलाया के लोग सी फूड के आहार पर अधिक निर्भर करते हैं। व्यापारिक तौर पर उनके पास दो ही वस्तुएं अधिक होती हैं, नारियल और रबड़। तो मुझे बीबी की कही बातों पर यकीन आने लगा था। और फिर उस समय बचपन में बुद्धि की पहुंच भी तो उतनी ही थी। जब किसी सहेली के घर कोई छोटा बहन भाई पैदा होता तो हम घंटों इकट्ठा बैठकर नए जन्मे बच्चे के बारे में अकल के घोड़े दौड़ाती रहती। लेकिन किसी को कुछ भी समझ नहीं आता था। कोई कुछ कहती, कोई कुछ, और अंत में बात की तार लंबी होती ही विवाह और गौने तक आ पहुंचती। मैं और बीबो तो घंटों इस विषय पर सोचते हुए छज्जे पर बैठे बैठे अंधेरे में पत्थर मारती फिरती। पटियाला में हमारे और बीबो के घर की एक ही दीवार थी। जिराजा के मोहल्ले में बाबे अलाई की शाही समधियों से लगती हमारी लगी आगे जाकर समधियों के फाटक के पास बंद हो जाती थी। सरकारी समाधियां होने के कारण बीबो के बापूजी दिन भर समाधियों पर ड्यूटी देते रहते और दिन छिपे अंधेरा होने पर वहां पर दीपक भी वहीं जलाकर आते थे। इसलिए बाबा आले की समाधियों का सारा अहाता मुझे और बीबो को अपने घर का आंगन ही लगता था। हम पूरा पूरा दिन संगमरमर के फर्श पर गेंद और गीटे खेलती रहती, इमली के पेड़ों पर झूले डालकर झूलती और नवविवाहित लड़कियों और बहुओं की बातें कहते हुए खिलखिलाकर हंसती रहती। पढ़ाई लिखाई की उस समय में 5 जमातें बीए के पास के बराबर थी, मगर हम दोनों ने कक्षा 3 पास करने के बाद स्कूल जाना ही छोड़ दिया था और अपने अपने दहेज के लिए दसूती के मेजपोश और चादरें सिरहाने काटने शुरू कर दिए थे। मैंने तो वैसे भी अपनी बेबे के संग घर के काम में कभी हाथ नहीं बटाया था। बेबे मुंह अंधेरे उठकर चक्की पीसती, दूध बिलोती, पशुओं के लिए सानी करती, फिर हाजिरी के लिए पानी के हाथों से प्याज वाली मिस्सी रोटी पकाती। गोबर कूड़ा करने के बाद दोपहर की रोटी पकाकर दुकान पर बाबा जी के लिए भेजती। सारा सारा दिन पीसना, फटाकाना, काटना, धुलना और घर का कितना ही छोटा मोटा काम करती बेबे को शाम हो जाती। कई बार तो बेबे का सारा दिन बदन पर पानी डालने तक की फुर्सत न मिलती। लेकिन मजाल कि मैं घर के काम में बेबे को बालन की लकड़ी के 2 टुकड़े भी करके देती। मैं तो सुबह सुबह मिस्सी रोटी पर मक्खन की एक डली रख खा पीकर पेट पर हाथ फेर छोटे भाई दीपू को गोद में उठा बीबी के घर जा घुसती। और कभी बीबो को बेबे ऐसा करने पर मुझे झिड़क कर वापस भेज देती तो मैं पूरी गली के एक सिरे से दूसरे सिरों तक का कोना कोना छानती रहती। किसी लड़की की नई भाभी गौने पर आई होती तो बावलों की तरह उसके आगे पीछे घूमती रहती, उसके झिलमिल करते गहनों कपड़ों को निहारती रहती। किसी लड़की की बहन विवाह के बाद गौने से लौटकर आई होती तो किसी न किसी बहन उसके मुंह से उसके पाहुने की बातें सुनती। फिर कोई अपना सिर देखने के काम में लगाती थी तो कोई और कुछ इधर उधर करवाने लग जाती। मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर कोई नवविवाहिता अपनी सलवार में रंगदार सुनहरी लड़ियों वाला रेशमी नाड़ा डालने के लिए कहती तो मुझे चाव सा चढ़ जाता। दिन ढले कहीं जाकर भूखी प्यासी 1.5 साल के दीपू को गोद में उठाई मैं घर लौटती तो बेबे की आंखों में गुस्सा देख उसकी डांट से डरकर सिनेमा के गानों की कॉपी अपनी किताब के बीच रखकर बैठ जाती और ऊंचे सुर में अपने स्कूल का सबक याद करने लगती। एक थी चिड़िया, एक था कौवा, दोनों ने मिलकर साजी खेती बोई, लेकिन कौवा था बहुत चालाक। पर अब मुझे ऐसा लगता था कि मैं थी कौवा और मेरे बेबी बेचारी थी चिड़िया, जिसे मैं कौवा चिड़िया की कहानी मुंह से बोल बोल कर सुनाते हुए धोखा देती। भीतर ही भीतर तो याद कर रही होती उस समय के उन दिल छू लेने वाले गीतों को, समय के पदचिन्ह जिन्हें हम
कहीं दूर भूतकाल में छोड़ आई थी, आज एक एक कर उभर आए थे मेरे और बीबो के मन के आंगन में। अभी कहाँ बसती। एक दिन मैं और बीबो अपने अपने तख्ती बस्ते कंधों पर लटकाए स्कूल जाने की बजाय रेल देखने के शौक में पटियाला के रेलवे स्टेशन के अंदर प्लेटफॉर्म पर जा पहुंची। 9 बजे एक गाड़ी आई, चुक चुक करती हुई गुजर गई। हम हरे रंग के बेंच पर बैठकर गाड़ी को जाते हुए देखते रहे। समय भला किसकी पकड़ में आता है। फिर 11 बजे का नाभा जाने वाला डिब्बा जब गुजर गया तो सारा प्लेटफॉर्म जैसे एक बार बिल्कुल खाली होकर हम दोनों को घूरने लगा। कहाँ जाना है? नीली वर्दी वाले एक आदमी ने अपनी टोपी ठीक करते हुए हमसे पूछा। हमारी बेबे गाड़ी से चली गई, हम रह गई। मैं अपने आप को कुछ अधिक ही होशियार समझकर कह रही थी। कहाँ जाना था तुम्हें बेबे के साथ? और ये तख्ती बस्ते? ऊंचे स्वर में हमको झिड़कते हुए टीटी ने मेरा बस्ता खोला। बस्ते में से मेरे बड़े भाई की 4वीं कक्षा की किताब उसके हाथ लग गई, जिसमें जहांगीर के इंसाफ वाला पाठ पहले ही पृष्ठ पर था। कौन सी स्कूल में पढ़ती हो और किस क्लास में? उसने हमें डांटते हुए पूछा। बीबो आहिस्ता से बोली, जी हम दोनों 3री कक्षा में हैं, सिंह सभा स्कूल में। और ये 4वीं की किताब किसकी चोरी की है? यह मेरे बड़े वीर की है। चलो निकलो बाहर, जाओ अपने अपने घर, चोर कहीं की। इस घटना का स्मरण कर हम दोनों कोठे पर बैठी जोर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे लड़कियों, नीचे उतर आओ, अब बादल भी चढ़ाए हैं। ये भादों के बादल बड़े बेसब्रे होते हैं। और चाय भी पी लो आकर, अब ठंडी हो रही है। नीचे से ताई राम कौर हमें आवाजें दे रही थी। अंबर में बेशक एक गर्द सी फैली हुई थी। कभी कभी बिजली भी हमारे सिरों पर चमक रही थी। फिर भी आड़ी तिरछी उड़ती बादलों की टुकड़ियों को देखकर एक बार मन हुआ कि आज फिर समाधियों में जाकर बचपन की तरह इमली की उस डाल पर झूला झूलें जैसे बचपन में झूला करती थी। इमली के उसी पेड़ की ओर हसरत भरी दृष्टि से देखती हुई हम दोनों कोने पर खड़ी हुई थी कि तभी बादल जोर से गरजा और हवा भी बहुत तेज चलने लगी। सारे वातावरण में एक रेत सी चुभने लगी और हमारे देखते देखते हवा के तेज झोंके ने तड़ाक की आवाज के साथ इमली के पेड़ की एक बड़ी सी डाल टूटकर धरती पर आ गिरी। उसी डाल की जड़ों में से अपनी बिल से गिरकर एक गिलहरी हमारी आंखों के सामने डाल के नीचे दबकर कुचली गई। बेटा उतर जाओ, उतर आओ नीचे, अब तो पानी भी बरसने लगा और चाय भी पड़ी पड़ी ठंडी हो गई। ताई राम कौर की एक और हाँक हमारे कानों से टकराई। अचानक एक साथ ठंडी सर्द हाँ हमारे दोनों के अंदर से निकलकर हमारे होठों पर आकर जम गई और हम घबराकर अवाक सी नीचे सीढ़ी के डंडे की ओर झांकने लग पड़ी।